हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लूटेन फ्री डाइट, गेहूं का आपके जीवन में क्या रोल है और क्या गेहूं से कुछ तकलीफें बढ़ रही हैं और आपकी डाइट को कैसा होना चाहिए? अगर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गेहूं है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आचार्य मनीष, आपने ब्रेक से पहले कई बातें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, लेकिन अब अगर आपको गेहूं पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, एक हफ्ते का अगर हम मान ले, कैसा होना चाहिए? मौसम के हिसाब से तो ठीक है, मुझे नहीं पता लोग कितना उसको फॉलो कर पाएंगे और खासतौर पे शहरी लोग, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको चेंजेस लाने हैं और कंप्लीटली गेहूं वाली डाइट से हटना है तो क्या चेंजेस आप कर सकते हैं? देखो, हम अपने पेशेंट्स को 5 पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं। हमारे पास किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर के पेशेंट ही आते हैं और कोई आता नहीं हमारे पास। हमारा हॉस्पिटल मशहूर ही इन 3 बीमारियों के लिए है और वो तब आता है जब वो लाइलाज बोल दिया जाता है, बोल देते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही इलाज है या डायलिसिस कराओ या कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ कैंसर के पेशेंट को। आप सोचिए उसके बाद हम पेशेंट को निकालते हैं उस बीमारी में से, उस प्रॉब्लम में से, तो कितनी बड़ी बात है। तो हम निकालते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, मैं आपको पेशेंट का डाइट चार्ट बताता हूँ कि हम एक ऐसा डाइट चार्ट बताते हैं जिससे पेशेंट रिवर्स आ जाता है। उसमें गेहूं आप ना नॉर्मल बताओ, लोग डर जाएंगे पेशेंट का नाम सुन के। आप नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बताओ। नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बताऊं तो हम क्या करते हैं कि सुबह 12 बजे तक हम बोलते हैं सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, 4 से 5 तरह के, लगभग आधा किलो से 700-800 ग्राम तक, मतलब फ्रूट्स खाने हैं पूरे। अगर आपको रोटी, परोठा, चावल, खिचड़ी, दलिया, पोहा कुछ खाना है तो फ्रूट्स खाते ही ऊपर से खा लो, नहीं तो खाली फ्रूट से पेट भरो 12 बजे तक। उसके बाद दोपहर को लंच में हम बोलते हैं 250 ग्राम सैलेड पहले खाना है, उसके ऊपर से आपको मिलेट्स की रोटी या मिलेट्स बना के चावल की तरह या चिवड़ा, बाजरा की रोटी, जो भी आपको खाना है, लेकिन पहले सैलेड की प्लेट खाना है। इवन की अगर गेहूं भी खाना है तो हम बोलते हैं उसके बाद खाना, पहले सैलेड खा लेना। ऐसे डिनर हम बोलते हैं सूरज डूबने से पहले फिनिश कर दो अपना। तो उसमें अपने को 250 ग्राम पहले सैलेड खानी है, ऊपर के ऊपर से खाना खाना है। हम मना करते हैं पैकेट वाली चीजें और बोलते हैं कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, क्योंकि जो लोग खाना खाने के साथ पानी पीते हैं तो आटे की लेली बन जाती है हमारे पेट में, चिपक जाता है आंतों के बीच में। और आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो अगर 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीना है। तो हम इस डाइट चार्ट के दौरान हम उनको सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बंद करते हैं कि जो जानवर से आ रहा है वो छोड़ दो, आप जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, बस सूरज डूबने से पहले खाना फिनिश कर दो। और आप हैरान हो जाओगे, जैसे ही कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसी डाइट लेता है, उसकी शुगर रिवर्स हो जाती है, उसका बीपी रिवर्स हो जाता है, जोड़ों का दर्द बंद हो जाता है। थैलीसीमिया के पेशेंट को जो ब्लड चढ़ता है हर 15 दिन में, महीने में, उसका 1.5-2 महीने का गैप पड़ जाता है। तो इतनी वंडरफुल डाइट है ये कि पहले सैलेड और फ्रूट खाना है, बाद में खाना खाना है। खाने में कुछ भी खाओ, बस गेहूं और चावल छोड़ दो। हम बोलते हैं इसकी जगह कोई सा अनाज अपना लो, जैसे पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, ग्रेट मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है। भारत में 10 तरह के मिलेट्स हैं, जिनमें 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो मैंने पहले नाम बताए थे। इन 5 में फाइबर जो है वो 9 से 12% है, जबकि चावल में 0.2% है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं लास्ट में एक बोलना चाहूंगा, चावल को उगाने में 600 लीटर पानी लगता है, 1 किलो उगाने में। चावल को उगाने में 2500 लीटर पानी लगता है, सॉरी, गेहूं को उगाने में 600 लीटर पानी लगता है। और मिलेट्स कोई भी ले लो आप, 150-200 लीटर पानी में उग जाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो उगाने के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी अच्छा, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं। और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री भी इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। प्रतीक्षा, तो क्या अब हम अपनी डाइट में, मतलब खुद मैंने कहा पीएम प्रमोट कर रहे हैं और ये बात अक्सर आप लोग भी बताते रहते हैं, तो ये जो मोटा अन्न है, मोटा अनाज, अब इसको रेगुलर शामिल करने से हम हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, आपको इसे एक टाइम अपनी डाइट में जरूर जोड़ना चाहिए। बाकी मैं एक चीज मानता हूं, देखिए हम लोग, साइंस अपडेट होती जा रही है, हमारे फोन्स, हमारे टीवी, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो मैं एक चीज इसमें जरूर मानता हूं कि कई बार क्या होता है कि एज ए बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं अपने मरीज के ऊपर कोई चीज थोप देता हूं, मैं उसे कह देता हूं कि आप इस बजे, इतने बजे ऐसा कुछ कर लीजिए। मेरे पास क्या होता है, देखिए मल्टीपल टाइप के मरीज आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, कई लोगों का वर्क शेड्यूल ही रात का है, या कई लोगों का पर्टिकुलर टाइमिंग है कि 8 घंटे वो अपने ऑफिस से निकल ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनकी समस्याओं को समझ के डाइट को उसी तरीके से चेंज करना भी जरूरी है, जिससे हम लोग उन्हें बेटर रिजल्ट्स दे सकें। तो मेरा मानना यह है कि डाइट्स को अचानक से
चेंज कर देना। हाँ वो ठीक है, वो समझ गया आपकी बात कि वो सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन आप उनके लिए क्या किया जा सकता है अगर क्विकली वो बताएं। क्विकली उसमें ये है कि आप एक टाइम मिलेट्स अपनी डाइट में जोड़ दीजिए। खाना खाने से पहले सलाद जरूर खाइए, और अगर जो आपको 3 रोटी की भूख है तो आप कोशिश करिए कि 2 रोटी खाइए जी। नॉर्मल रूटीन का 10 से 15 मिनट का वॉक भी अगर जो कर लें, दैट इज मोर देन इनफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें। डॉक्टर ऋचा, आपकी तरफ से कोई फाइनल कमेंट? I think what they are saying, the different ways of saying same thing. Basically, हमको calorie intake कम करना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है टू लूज वेट एंड टू कंट्रोल आवर शुगर्स बेटर। एक चीज में बस मैं डिफर करना चाहूंगी, ब्रेकफास्ट जनरली हम बोलते हैं कि हैवी होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना है, बट वी जनरली से कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते क्यों है कि सारे दिन सारी रात हमने कुछ नहीं खाया, इट्स अ काइंड ऑफ फास्ट। तो हम मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म हमारा इज डिमांडिंग समथिंग, तो हमको सुबह में कुछ लेना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच उससे हल्का और डिनर सबसे हल्का। डिनर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, सूरज डूबने से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली हो नहीं पाता तो हम बोलते हैं 7-8 बजे 8 बजे के पहले कम से कम कर लें। सो दैट्स द ओनली थिंग। एंड यस, कैलोरी इनटेक हमें कम करना है बाय filling our stomach with things like salads and all। अगर हम ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, ग्रेन्स कम खाएंगे। चलिए, तो मोटी मोटी बातें तो हो गई, लेकिन क्योंकि आज का मुख्य विषय जो था वो गेहूं और ग्लूटेन के आसपास था, तो वो बात हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ, एक बड़ी मात्रा में उससे तकलीफ होती है। जिन्हें एलर्जी है उनकी तो बात अलग ही हो गई, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी है। अगर वो थोड़ा बैलेंस बना लें कि गेहूं को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा मोटा अनाज या मिलेट्स जिन्हें कह रहे हैं वो अपनी डाइट में लाएं, फाइबर का थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा बढ़ाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, टाइम पे खाना खाएं, बहुत लेट खाना ना खाएं, तो ये सारी चीजें आपको जल्दी, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, खासतौर पे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि खाने पीने का हमारा ज्यादातर रूटीन बिगड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें अब हम डायरेक्ट कंज्यूम करने लग गए हैं जो मार्केट से पैक्ड आती हैं, उनके अपने थोड़े से नुकसान है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बैलेंस यहां बनाना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा कि शरीर की आवश्यकता क्या है और कौन सी चीज उस पर क्या प्रभाव डालती है। इसीलिए हम सारे एक्सपर्ट्स को आपकी तरफ लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने आज जो बातें बताई हैं वो काफी यूजफुल है, आई होप कि काफी लोगों को इससे फायदा होगा। नमस्कार। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज जरा बात करेंगे आपकी डाइट को लेकर, खासतौर पे हेल्दी लाइफस्टाइल और उसके साथ जुड़ी हुई ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन, गेहूं, इनको लेकर इन दिनों काफी बातचीत होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ के हिसाब से गेहूं या गेहूं का आटा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि आप अगर गेहूं छोड़ दें तो एक बेटर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए आपको मदद करेगा। साथ में फिर बात आ जाती है ग्लूटेन की, कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो गेहूं, ग्लूटेन, इन सब का आपस में कलेक्शन, और क्या गेहूं वाकई में इतना बदल चुका है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अब इतना हानिकारक हो गया है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और वाकई में अगर क्या गेहूं को अपनी डाइट से हटा दें या कम कर दें तो उसके कोई सीधे सीधे फायदे भी हैं। तो कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे इन सारे कंसेप्ट के ऊपर, कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे तो उनको दूर करेंगे। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, गेहूं का ग्लूटेन वाला पंगा क्या है। तो पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती है अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं, और खासतौर पर उसमें ग्लूटेन की जो कनेक्शन है उसके साथ कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरह की समस्या होती है। गेहूं का आटा पचने में भारी है, ये कहा जाता है। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा, वैसे ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कई पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन गेहूं में उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है। मतलब गेहूं के अंदर जो शुगर है वो बहुत जल्दी से आपके ब्लड में राइज करती है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें गेहूं के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए, गेहूं एक ऐसी चीज जिसको बचपन से तो हम बहुत सारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनकी तो स्टेपल डाइट है भाई, रोटी, और वो तो गेहूं की बनी होती है। तो अधिकांश भारतीयों के लिए तो उनके भोजन का प्रमुख अंग है। लेकिन क्या ये गेहूं अब बदल गया है या फिर इसका ग्लूटेन कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है? इस पर बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट रिसर्चर डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज, और
HIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीषा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं मैडम आपसे। ऋचा जी, गेहूं को लेकर जितनी बातें मैंने अभी कही, क्या वाकई में देखिए हम इतने सालों से गेहूं का सेवन कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें तो नहीं आई, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में गेहूं को लेकर काफी सारी बातें होती हैं, खासतौर पे ग्लूटेन की बात आती है। कई बार ये सलाह भी दी जाती है कि भाई अपनी डाइट से आप गेहूं हटा लीजिए तो काफी आपको फायदे होंगे। कुछ लोग वेट मैनेजमेंट के लिए भी बातें करते हैं, कुछ लोग एलर्जी से बचने के लिए बातें करते हैं। तो क्या वाकई में गेहूं इतना नुकसानदायक है, या ओवर द टाइम गेहूं में इतना परिवर्तन हो गया है कि वो नुकसानदायक हो गया है? So generally when we talk about diet की जब हम बात करते हैं तो जनरली जो वाइट चीजें हैं जैसे मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया, इनको हम बोलते हैं इनको अवॉइड करना है। गेहूं में अगर फाइबर्स नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स? क्या होती है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? सो बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ रेटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगी, इसका मतलब है उससे शुगर जल्दी बढ़ रहा है। एक जैसे हम ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक स्टैंडर्ड मान देते हैं कि 100 है, ग्लूकोज के बाद तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही, स्पेशली आवर्स 50 ग्राम ग्लूकोज के बाद कितना बढ़ रहा है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये 100 है, और बाकी का कैसा रह रहा है। तो अगर आपके खाने में फाइबर्स कम है तो वो आइटम बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी स्पाइक आ जाएगी शुगर की, उससे जल्दी शुगर बढ़ जाएगा। तो ये हम बोलते हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, ये नहीं लेना चाहिए, जो कि दोनों का ही ज्यादा होता है, गेहूं का भी ज्यादा होता है और चावल का भी ज्यादा होता है। फाइबर वाली चीजों का कम होता है, मिलेट्स वगैरह इनका कम होता है। तो अगर ये हम अपने आटे को मल्टीग्रेन कर लें और बाकी चीजें मिला लें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम रहेगा और अच्छा रहेगा। अगर हम अपना पास्ट देखें तो पहले तो जो फार्मिंग होती थी, एग्रीकल्चर तो 1950s के बाद ज्यादा हुआ है। पहले तो लोग बाजरा और ये सब चीजें ज्यादा खाते थे, गेहूं तो बाद में आया है। इट इज अ रिलेटिवली मॉडर्न ग्रेन, और इसमें थोड़ा एंटीजेनेसिटी भी होती है, कुछ इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस भी गेहूं से ज्यादा होते हैं। एक तो ग्लूटेन है, ग्लूटेन से कई लोगों को एलर्जी होती है जिसको हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं। चलो वो तो डिजीज है, बट अदरवाइज भी कई लोगों को थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। एंड क्लिनिकली अगर हम बोले तो हम कई बार देखते हैं कि अगर हमने गेहूं को कम किया है डाइट से और बाकी आटे मिला लिए हैं, बाकी ग्रेन्स मिला लिए हैं, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, सोयाबीन, चने का आटा, तो वो ज्यादा हेल्प करता है। स्पेशली अगर हमने इन सबको रात में कम किया है, जैसे दिन बीतता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती है, जैसे जैसे दिन बीतता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर हमने हाई कार्ब आइटम, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आइटम, गेहूं चावल स्पेशली अगर रात में नहीं लिए हैं तो हमें ये शुगर कंट्रोल करने और वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट। तो प्रत्यक्षा, क्या गेहूं या फिर मैं कहूं ग्लूटेन, वैसे तो क्या दोनों को एक दूसरे का पर्याय कहना ठीक है? जैसा डॉक्टर साहब अभी कह रही कि कुछ लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आम व्यक्ति जिसको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है या जिसको आटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है गेहूं के, उसके लिए भी गेहूं का आटा कंपैरेटिवली हानिकारक है? लेकिन भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना जरूरी है। एज ए बिंग वेट लॉस एक्सपर्ट अगर जो मैं बात करूं तो देखिए कि आमतौर पे वजन घटाने के लिए ही रोटी बंद करा दी जाती है, पर अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि रोटी छोड़ के भी वजन नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ कि हम लोग बड़ी पीढ़ियों दर पीढ़ी से रोटी खाते आ रहे हैं। मेरे पूर्वज, उनके पूर्वज रोटी खाते थे, तो अचानक से उसे एकदम से स्किप कर देना और फिर ऐसा ना हो कि हम लोग अचानक से, क्योंकि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी उसके लिए ना एक जिसे कहते हैं ना भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम अचानक से बहुत ज्यादा खाने की उस चीज को कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले इस चीज को जान लेना जरूरी है कि आर यू एलर्जिक और नॉट, कि आपको एलर्जी है या नहीं है। अगर जो आपको एलर्जी है ग्लूटेन से या फिर आपको एलर्जी है व्हीट से, तो आप उसे अवॉइड करें। अदरवाइज नो डाउट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि उसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं कि आप अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करें, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, जिससे क्या है कि आपके ऐसा ना हो कि वो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट दे। देखो, हम लोग अक्सर एक चीज सुनते आ रहे हैं, बड़े सदियों से सुनते आ रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजीरियस। अगर जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, जितनी आपकी रूटीन डाइट है, डिसिप्लिन डाइट ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जो बहुत ज्यादा ही, मान लो कई बार जैसे सब्जी अच्छी बनी होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 की जगह 3 रोटी खा लेते हैं, तो वहां पे आके वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है, क्योंकि उसको पचाना हमारी आंतड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, जिसे हम आम भाषा में अफारा बोल देते हैं,
या ब्लोटिंग बोल देते हैं, वो आने की समस्याएं आती है। तो मेरे हिसाब से अगर जो हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी टेस्ट, अगर जो लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम, कि आपको कहीं ना कहीं IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या आप एलर्जिक फील कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसे अवॉइड करिए और आप मोटे अनाज खाइए। अदरवाइज नो डाउट कहीं ना कहीं मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, पर फिर वही बात की कंटिन्यूस एक चीज पे रहने से कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ही तरीके के विटामिन या मिनरल्स लेते रहते हैं और जो दूसरी चीजों से हमें जो जरूरी विटामिन या मिनरल्स मिलने की जो जरूरत होती है वो हम लोग पूरी नहीं कर पाते। तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा पॉइंट ठीक है, समझ में आई बात, लेकिन इससे थोड़ा आगे जाता हूं। आचार्य मनीष, देखिए गेहूं की 2-3 रोटियां खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ओवर द टाइम जिस गेहूं को हम गेहूं मानते हैं, क्या वो गेहूं वैसा गेहूं रह गया है? ये मैंने कुछ एक रिसर्च पढ़ी है, आगे की बात आप बताएंगे कि गेहूं का जो कंपोजिशन होता है गेहूं के दाने का, जिसमें ऊपरी शेल होता है जो फाइबर का काम करता है और जो अंदर एक सफेद पदार्थ होता है जिसको आप ज्यादा पीस देंगे तो मैदा बन जाता है, उसका कंपोजिशन बिगड़ गया है ओवर द टाइम। जो अलग अलग तरीके से खेती हो रही है, पैदावार बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात, इन दिनों बहुत सारे हाउस होल्ड, खासतौर पे बड़े शहरों में गेहूं पिसवाना बंद कर चुके हैं। वरना पहले तो सिस्टम ये होता था ना, आप गेहूं खरीदते थे, फिर चक्की पे देते थे, फिर अपने हिसाब से मोटा पतला पिसवाते थे। अभी बने बनाए पैकेट आते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ भी आते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। क्या वो आटा आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है? तो विपिन जी, मैं पहले तो ये बोलूंगा, आप भी ना पूरा डाइटिशियन बन चुके हो और डॉक्टर बन चुके हो, आपको सारा ज्ञान आ चुका है। क्योंकि आप जब शोज करते हो ना तो आपको सब पता लगता है, आपको सारा कुछ याद है कि पहले हम पिसवाते थे फिर घर पे लेके आते थे। तो बिल्कुल सही है, ये जो गेहूं हम आज खा रहे हैं ये वो गेहूं नहीं है जो हम खाया करते थे। 1960 में भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके बाद ही भारत में गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। और पहले हम पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे, हम सर्दियों में बाजरा खाते थे, मक्की खाते थे, रागी खाते थे, और मौसम बदलने पे बारिश के दिनों में हम कोदरा खाते थे। तो वो सब कुछ अब क्या पूरा साल गेहूं खाया जाता है। गेहूं के साथ प्रॉब्लम क्या है, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है। अगर छिलके समेत लें तो 1% फाइबर है गेहूं में, जबकि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। बर्नयार्ड जिसको स्वांक बोलते हैं, कोडो कोदरा, ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, लिटिल मिलेट कुटकी बोलते हैं, और फॉक्सटेल यानी कि कंगनी बोलते हैं। इन सब में, पांचों में 9 से 12% फाइबर है। आप याद करो, बचपन में हम स्कूल के एक लैब में काम करते थे, झंडियां बनाते थे, झंडी टांगने के लिए, पतंग को चिपकाते थे, तो हम बारीक आटे की लेवी बना के चिपकाते थे। जी। तो जो हमारे घरों में आटा आ रहा है वो बारीक आ रहा है, पिसा हुआ आ रहा है, बहुत ज्यादा पिसने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आज भी हम मोटा अनाज यूज करें, गेहूं को मोटा मोटा पीसते हैं चोकर के समेत, तो डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो गेहूं बुरा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बुरा है। अभी भी कई लोग उत्तर प्रदेश से, रियल पंजाब वाले MP का गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश का, कि MP का गेहूं लाए हम, क्योंकि MP में आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं नहीं उगा रहे मोस्टली किसान, कुछ रेयर लोग उगा रहे हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा पूरी तरह से GM गेहूं उगा रहा है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो हमारे को नुकसान भी करता है। दूसरा, गेहूं में फाइबर कंटेंट कम है, तो हम पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि जब भी गेहूं का आटा खाओ उसमें पत्ते गूंद दो, कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी चौलाई, ताकि अंदर तक आटा सिक जाए। आटा लेवी की तरह जाके अंदर चिपके ना आंतों के अंदर। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि चिपके हुए अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल दो तो सर्व रोग ठीक हो जाएंगे। तो हम इसी कंसेप्ट पे काम करके हुए लोगों को सिखाते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, और गेहूं की अगर रोटी खानी है तो पहले सैलेड की प्लेट या फ्रूट की प्लेट खा लो, ताकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो गेहूं का हाई है, जो एकदम शुगर को रिलीज करता है ब्लड में, जिससे डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ना हो, आपका कंट्रोल रहे शुगर लेवल, ना कि बढ़े एकदम स्पाइक ना करे। क्योंकि खाली गेहूं के खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, सॉरी शुगर नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से इंसुलिन भी स्पाइक आ रहा है, यानी कि पेनक्रियास को भी काम करना पड़ रहा है, पेनक्रियास को भी अपना इंसुलिन ज्यादा देना पड़ रहा है, जिससे पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अग्नाशय शोथ जिसको सूजन बोलते हैं वो बढ़ रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। लीवर फैटी भारत में हर चौथे आदमी का हो चुका है, और इसके पीछे मुख्य कारण गेहूं और चावल ही है। तो ये मिलेट्स को खाना, हाई फाइबर फूड खाना और चबा चबा के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा
कोई भी अनाज खाओ, कोई भी मिलेट खाओ, उसको 4 से 6 घंटे भिगोना जरूरी है। हमारे घरों में पहले गेहूं को लाते थे, उसको भिगो के रखते थे 4 घंटे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। आज क्या है, आटा बाजार से पिसा पिसा आ रहा है। और एक और, आयुर्वेद में नव अन्न ग्रहण करना मना किया गया है। नवा अन्न मतलब जैसे ही फसल आए उसको नहीं खाना होता, पहले उसको पुराना करना है, ताकि उसके अंदर का जो तासीर है, उसकी जो उसकी गर्मी है वो चेंज हो जाए। आप याद करो, हम ड्रम में भर के रखते थे गेहूं को पहले, जी जी, उसमें नीम के पत्ते डालते थे, कीड़ा ना लग जाए। आजकल क्या हो रहा है, हम सब गेहूं बाजार से पिसा हुआ ला रहे हैं, तो वो नव अन्न आ रहा है हमारी बॉडी में, और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए एलर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं भारत में। जो वीट एलर्जी के नाम से लोग आजकल सारा दिन बोलते हैं वीट एलर्जी बात करते तो हैं। प्रत्यक्षा, जो आप कह रहे थे अगेन की बात गेहूं की नहीं है, बात रोटी की भी नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे थे वो पूरे पैटर्न चेंज हो गए हैं और वहां से इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि गेहूं को अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा रिफाइंड यूज कर रहे हैं कि रिफाइंड होने की वजह से, पेस्टिसाइड्स मिक्स होने की वजह से, प्रिजर्वेटिव मिक्स होने की वजह से लोगों को बीमारियां आती जा रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी फैटी लीवर। फैटी लीवर आप ये देखो कि 10 में से 4 लोगों को फैटी लीवर है और 10 में से 8 लोग मोटे हैं। मोटापा आने का भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइंड फूड है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो है ना, जाने अनजाने में वो चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर असर होता है। और उसके अंदर रोटी भी एक माध्यम है, क्योंकि क्या होता है कि आदमी जब, मैंने जैसे कई बार देखा है कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने टाइम पे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तो वो अक्सर 1 या 2 रोटी फालतू खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज होने की समस्या, ब्लोटिंग होने की समस्या, पेट में अफारा आना, एसिडिटी होना, गैस बनना, ये समस्याएं सारी की सारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग फूड की जो प्रोसेसिंग है, जिसे हम चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से समस्या है। और आजकल लोगों के पास जो समय नहीं है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि इसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ी ये प्रैक्टिकल दिक्कत तो है कि सारी चीजें पैकेट वाली यूज हो रही हैं, पिसा पिसा चीजें यूज हो रही हैं। पहले जैसा मामला नहीं रह गया, पर क्या करें, उस लाइफस्टाइल के साथ हेल्थ को तो मेंटेन करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर रेचा, मतलब ग्लूटेन के बारे में तो ये कहा जाता है, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लूटेन की बात करूं, कि वो तो सब में है, कि इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटीन, और वो गेहूं में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चावल में भी है, कुछ दूसरी चीजों में भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलिए मैं रोटी से हटता हूं, चावल की डाइट पे चला जाता हूं। पर क्या इस तरीके से शिफ्ट जो है वो जिस चीज से हम बचना चाह रहे हैं उससे आपको बचा पाता है? भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई कैलोरिक कार्ब है। सो अगर इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ओबेसिटी और हम शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो चावल अच्छा चॉइस नहीं होगा। बट जो हमारे सीलियाक डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, उनको हम बोल देते हैं वो चावल ले सकते हैं। उनमें इतना ग्लूटेन नहीं होता है जितना गेहूं में है। जैसे ओट्स भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें जो ग्लूटेन की मात्रा है वो बहुत कम है। इन द सेम वे चावल में भी नहीं है। तो सीलियाक डिजीज के पेशेंट्स, क्योंकि वो गेहूं नहीं खा सकते और वो चावल खा रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। बट अदरवाइज कोई अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गेहूं छोड़ के सिर्फ चावल की डाइट पे चला जाए, दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। गेहूं के बजाय वुड से दूसरे ग्रेन्स यूज करिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी है बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, चना, ये सब पे शिफ्ट करना चाहिए रादर देन चावल पे। जी, और डॉक्टर रेचा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें है कि बहुत सारी चीजों पर आजकल पैकेट पे लिखा हुआ आता है ग्लूटेन फ्री। अब हम तो उसको नहीं इतना समझते कि इसके अंदर किस लेवल पे ग्लूटेन फ्री होगा, लेकिन क्या इस तरह की जो ब्रांडिंग हो रही है, क्या इस तरह का जो लेबलिंग हो रहा है, वो पूरी तरह से सही रहता है? आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? ये सीलियक डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए है, जिनको बिल्कुल ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। अगर वो लेंगे तो उनका इंटेस्टाइन में डैमेज हो जाएगा, वो ठीक से बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उनका कैलोरी ठीक से नहीं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंचेगा, उनका वजन कम होगा, ओवरऑल बॉडी में कैटाबॉलिज्म, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। सो वो ग्लूटेन फ्री चीजें उन लोगों के लिए है। एज अ डाइट फैड हम बोले कि हम ग्लूटेन फ्री चीजें यूज करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर अस। नो, आई रियली डोंट रिकमेंड दैट। दैट्स मोस्टली अ मार्केटिंग गिमिक। दैट्स दोस पैकेजिंग, दोस थिंग्स आर वेरी गुड फॉर सीलियक डिजीज। उनके लिए ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट नॉट फॉर जनरल पब्लिक हु आर नॉट। ठीक है, ये भी एक चीज क्लियर होती हुई यहाँ पे। तो चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि आटे में क्या चेंज आ गया, गेहूं में क्या चेंज आ गया, और उस सब के चलते हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो उपाय क्या है? कुछ हल्की हल्की बात हुई कि उसकी जगह जो हम सारे मिलेट्स हैं जिनका उपयोग पहले होता था साल भर, लेकिन अब वो हट गए हमारे सिस्टम से, फिर श्री अन्न के नाम से वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री भी उसकी बात करते हैं। तो क्या उन चीजों को अपनी डाइट में अब शामिल करने का वक्त आ गया, वो भी रेगुलरली? यूं नहीं कि आपने मिलेट के नाम पर एक दिन कुछ खा लिया और फिर हो गया आपका। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक
के बाद कैसे अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करके हम टुवर्ड्स गुड हेल्दी रूटीन की तरफ जा सकते हैं, गेहूं, आटा, ग्लूटेन, सबसे कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं, ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।